Assalamualaikum second year. This is Saima Malik from Biology Department, Army Public School and College, Fort Road, Rawalpindi. I hope all of you are fine. Second year, today is our fourth lecture of fifth week. As you know, we are studying nervous coordination, chapter number 17 these days, and today's lecture has been taken from this chapter's page number 73 to page number 77. Yes, today's topic is nerve impulse. What is nerve impulse? Information or signal about a stimulus that is transmitted from receptors to the CNS, means central nervous system, and from CNS to the effectors. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में जाती है उसका रूट, मेन रूट, अभी आप पिछले लेसन में जब आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था पिछले लास्ट लेक्चर में, तो उसमें आपने ये कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो भी है वो पढ़े थे। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सिग्नल, स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज दैट अ बॉडी रिसीव्स, और फिर बॉडी उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देती है। तो उस स्टिमुलस का पाथ क्या होता है बॉडी के अंदर, कि हमारी जो बॉडी का रिसेप्टर या सेंसरी ऑर्गन है वो उसको लेके सीएनएस तक जाता है, और सीएनएस से फिर वो इंफॉर्मेशन एनालाइजेशन के बाद इफेक्टर्स तक जाती है, और इफेक्टर्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब वो जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है ना, जैसे समझ लें कि जैसे करंट ट्रैवल करता है, वो इन्फॉर्मेशन जो है एक्चुअली वो नर्व इम्पल्स कहलाती है। अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू द अदर। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, आपको एक न्यूरॉन की डायग्राम नज़र आ रही है, और इसमें ये जो आपको मूव करता हुआ नज़र आता है पोर्शन, एक्चुअली ये सिग्नल है जो कि एक न्यूरॉन के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, वन न्यूरॉन से सेकंड, सेकंड से थर्ड न्यूरॉन में, फिर वो इसी तरह से सीएनएस में पहुंचता है। सीएनएस में इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, वहाँ जब वो एनालाइज हो जाती है इंफॉर्मेशन, तो फिर वो आगे मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक चार्ज की फॉर्म में, करंट की फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में जब न्यूरॉन से ट्रैवल करती है, तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में चार्जेस, उसके अक्रॉस चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, वो केमिकल्स की वजह से, केमिकल्स की मूवमेंट की वजह से वो चार्जेस चेंज होते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। और ये किस वजह से आ रहे हैं? ये उस स्टिमुलस की वजह से आ रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन, वन एंड से अनदर एंड, और अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। आगे चलते हैं। जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मींस कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क एग्जिस्ट ऑन न्यूरॉन मेम्ब्रेन। मींस जो मैं आपको पहले समझा चुकी कि आप न्यूरॉन देखें, ये एक्सॉन है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन एक्सोलेमा आपको नज़र आ रही है। अब आप गौर से देखें तो इसके दोनों साइड्स पे, इंटरनल साइड पे भी और एक्सटर्नल साइड पे भी आपको चार्जेस नज़र आ रहे हैं, और देखें थोड़े थोड़े पोर्शन से ये चार्जेस चेंज होते हैं, और इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो आगे ट्रैवल करती है। फिर ये देखें, ये साइनेप्टिक एंड पे पहुंच जाती है, फिर ये न्यूरॉन है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन में इस तरह ट्रांसमिट कर देगा, वो उससे नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट कर देगा, एंड द इंफॉर्मेशन गोज ऑन। हम ये भी कह सकते हैं कि स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस द बैरियर। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। ठीक है, इन न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन की टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसको आरएमपी बोलते हैं, और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसको एएमपी बोलते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से मुराद है कि न्यूरॉन मेम्ब्रेन के क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी जब न्यूरॉन से कोई भी इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर रही। और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल से मुराद है कि उस वक्त न्यूरॉन मेम्ब्रेन की क्या पोटेंशियल होगा, या उस वक्त उसकी क्या सिचुएशन होगी जब उसमें से कोई स्टिमुलस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को।
ओके स्टूडेंट्स, देखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम डिवाइड करते हैं टू फॉर्म्स में, रेस्टिंग फॉर्म एंड एक्टिव फॉर्म। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के आगे से 3 फैक्टर्स हैं: डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस। और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के फैक्टर्स हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन फाइबर एंड हाइपरपोलराइजेशन। अब हम वन बाय वन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, देन विल डिस्कस एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल फैक्टर्स। यस, resting membrane potential, it is also known as polarized state, means जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्टिंग फॉर्म में है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। इस स्टेट में न्यूरॉन, आप न्यूरॉन फाइबर को अपने जहन में रखें, यानी एक्सॉन को अपने जहन में रखें, मोर पॉजिटिव आउटर सरफेस ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन देन इनर सरफेस। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आयंस की ऑन टू साइड्स ऑफ नर्व सेल मेम्ब्रेन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, और उसी बेसिस पे, चार्जेस की बेसिस पे ही तो आयंस है ना। इस वक्त मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट्स। इट इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकॉज इट अकर्स when a membrane is not stimulated or conducting impulses, means इस वक्त मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल भी स्टिमुलेट नहीं हुई हुई, उसमें से कोई इम्पल्स पास नहीं कर रही, और इट इज मेंटेन्ड until the membrane is not disturbed or stimulated by a sufficiently strong stimulus। तो जो ऐसा स्टिमुलस आएगा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी होगी कि वो अंदर इम्पल्स पास करा सकेगा, उस वक्त तक वो मेम्ब्रेन रेस्टिंग फॉर्म में ही रहती है। और जो इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता है, जो कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा सकता है, इम्पल्स ट्रैवल करना स्टार्ट करा सकता है, उस स्टिमुलस को बोलते हैं थ्रेश होल्ड स्टिमुलस। इस डायग्राम में अगर आप देखें, अच्छा एक बात हमेशा याद रखें कि हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे जिस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, उनकी आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो है उसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं, और सेल के इनर एनवायरनमेंट में पोटेशियम आयंस प्रेजेंट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर बिल्कुल सोडियम ना हो और बाहर बिल्कुल पोटेशियम ना हो। पोटेशियम आयंस बाहर भी होते हैं, सोडियम आयंस अंदर भी होते हैं। ठीक है, अब मेम्ब्रेन आप पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा, जब हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ा था, उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको पता है कि वो लिपिड बायलेयर का बना होता है। तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जो है ये वो लिपिड बायलेयर है, और प्रोटीन्स इसमें एम्बेडेड होती हैं। बेसिकली वो प्रोटीन्स क्या काम कर रही होती हैं? वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस का काम करती हैं, चैनल्स का काम करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जहन में रखें, फिर हम आगे चलते जाएंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई सेल है, उस सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सोडियम और क्लोराइड आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे ज़्यादा अमाउंट में, और पोटेशियम आयंस उसकी इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो पोटेशियम आयंस आर 30 टाइम्स ग्रेटर इन द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, मीन्स बाहर, सेल के बाहर वाले फ्लूइड के मुकाबले में अंदर का जो फ्लूइड है उसमें पोटेशियम आयंस 30 टाइम्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और सोडियम आयंस जो हैं वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के मुकाबले में उसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 10 टाइम्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। साथ ही आयंस कॉन्टिन्यूसली मूविंग अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसको कहते हैं? कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, मींस कि ऑलरेडी सोडियम बाहर है, फिर भी सोडियम बाहर ही ट्रैवल करेंगे जो अंदर होंगे। ऑलरेडी पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, फिर भी पोटेशियम अंदर ही आने की कोशिश करेंगे। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस कि एटीपी एक्सपेंडिचर, एटीपी यूज़ होके ये सारा कुछ हो रहा है। और वो जो आप ये वाली, अगर आप गौर से देखें, इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप।
सोडियम पोटेशियम पंप वो पंप है जिसको हम कहते हैं कि ये वोल्टेज नॉन रेगुलेटेड चैनल है। इसमें सोडियम गेट्स और पोटेशियम गेट्स अलग हैं जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे उनकी मूवमेंट की वजह से। अब ये जो लिखा है ना कि फॉर एवरी 2 पोटेशियम आयंस 3 सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउट, एक्चुअली ये पंप जो है ये अंदर से 2 पोटेशियम आयंस 3 सोडियम आयंस को अपने साथ अटैच करवाता है और आउटर साइड से 2 पोटेशियम आयंस को अपने साथ अटैच कराता है और उसके बाद ये पंप रोटेट करता है। जब ये रोटेट करेगा तो बाहर वाले अटैच पोटेशियम आयंस अंदर आ जाएंगे और अंदर वाले अटैच सोडियम आयंस बाहर चले जाएंगे। जब रेस्टिंग फॉर्म होती है मेम्ब्रेन की तो कॉन्टिन्यूसली इस तरह से इसकी रोटेशन होती रहती है, पोटेशियम आयंस अंदर आते रहते हैं, सोडियम आयंस बाहर जाते रहते हैं और इनसाइड जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है और आउटसाइड ज़्यादा पॉजिटिव होता जाता है। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, अब अंदर इनसाइड की नेगेटिविटी का एक रीज़न तो आप पीछे पढ़ लिया। दूसरा, न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसमें नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आरएनए है। इस वजह से न्यूरॉन की इनर साइड ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है आउटर साइड के मुकाबले में। नेक्स्ट फैक्टर है लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस, कि देखिए एक तो ये है कि सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू पोटेशियम आयंस अंदर आ तो रहे हैं, सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चैनल होता है जिसको हम कहते हैं नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स। पोटेशियम आयंस उन नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स के थ्रू कॉन्टिन्यूसली सेल से बाहर जाता रहता है, ट्रांसपोर्ट आउट होता रहता है। इस वजह से इनर साइड नेगेटिव होती जा रही है और आउटर साइड ज़्यादा पॉजिटिव होती जा रही है। फिर आ गया एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। जैसे पीछे पढ़ लिया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं, इसको हम डीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। इसमें इनसाइड ऑफ न्यूरॉन ज़्यादा पॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड। ये कब होता है? ये तब होता है कि जैसे ही कोई स्टिमुलस है, अब देखें ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये आपको एक्सॉन नज़र आ रहा है, एक्सॉन के इस पोर्शन को मैग्नीफाई करें तो ये आपको ऐसा नज़र आता है, फिर बीच में से इतने से पोर्शन को मैग्नीफाई करें तो ये आपको ऐसा नज़र आता है। अब देखें कोई भी स्टिमुलस आया बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपके हैंड को ऊपर से किसी ने टैप किया ज़ोर से, आप खुद ही अपने हैंड को टैप करते हैं, आपको पेन फील होती है, वो जो पेन है ना वो स्टिमुलस का काम करेगी। लेकिन स्टिमुलस आप पीछे पढ़ चुके हैं कि स्टिमुलस जो है उसको थ्रेश होल्ड स्टिमुलस होना चाहिए, यानी उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो आगे इम्पल्स को ट्रैवल करा सके। इसकी बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जैसे आप बहुत सी बातें सुनते हैं, दिन में बहुत सी आवाज़ें आती हैं, लेकिन आप सारी आवाज़ों को उस तरह से नोटिस नहीं करते जितना कि कोई आपकी फैमिलियर आवाज़ होती है, या फॉर एग्जांपल आप को बाहर से अपने गेट के बाहर से बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं, गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, या जो भी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन आपकी अपनी गाड़ी जब आके गेट पे हॉर्न देती है तो आप फौरन से उसको नोटिस करते हैं। इट मीन्स कि अपनी गाड़ी का हॉर्न जो है वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हुआ, जो बाहर से दूसरी गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो आपके लिए सब थ्रेशोल्ड है, यानी उससे आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे या उससे आप कोई उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे, उसको नोटिस नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरा होता ये है कि अब आप देखें ये एक्सॉन है, एक्सॉन का फिर ये उसको मैग्नीफाई करके देखें, फिर इतने से पोर्शन को मैग्नीफाई करके देखें, मींस ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि ये दिस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अपीयर्स ऑन अ शॉर्ट रीजन ऑफ न्यूरॉन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम फॉलोड बाय अ रिकवरी ऑफ अ पोलराइज स्टेट। मींस के पहले पोलराइज स्टेट होती है, फिर बहुत छोटा सा पोर्शन एक्सॉन का जो है वो एक वक्त में डीपोलराइज होता है और फौरन से ही वो पोलराइज हो जाता है। मींस के सेकेंड का भी मिली सेकेंड आप कर लें, बहुत थोड़ा सा पार्ट जो है उतने से टाइम के लिए जस्ट न्यूरॉन मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी। और फिर जब वो फॉर एग्जांपल जैसे एक्सॉन का इतना पोर्शन पहले पोलराइज था, पहले सारा पोलराइज था, इतना सा पोर्शन डीपोलराइज हुआ, फिर जब अगला इतना पोर्शन डीपोलराइज होगा तो ये पोर्शन वापस पोलराइज हो चुका होगा।
मीन्स अ वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स अदर एंड ऑफ न्यूरॉन। मीन्स के वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है वो जब दूसरे एंड तक आगे ट्रैवल करती है तो पहले थोड़ा पोर्शन डीपोलराइज होता है, फिर ये वापस पोलराइज हो जाता है, फिर अगला पोर्शन डीपोलराइज होगा, फिर वो पोलराइज हो जाएगा, उससे अगला पोर्शन डीपोलराइज होगा। आप इस ग्राफ को ऐसे समझ सकते हैं कि देखें ये लाइन जो है ये रेस्टिंग पोटेंशियल को शो कर रही है। यहाँ स्टिमुलस मिलता है, स्पाइक आती है, सोडियम चैनल। अब देखें जैसे ही स्टिमुलस आया अब चेंजेस क्या आएंगी? चेंजेस ये होंगी कि सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम सेल के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब सोडियम चैनल ओपन हुए, ये देखें ये सोडियम गेट है, सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम सेल के अंदर मूव करना शुरू हो गए, लेकिन अभी पोटेशियम चैनल्स क्लोज हैं, अभी पोटेशियम आयंस जो हैं वो बिल्कुल अंदर नहीं आ रहे। ठीक है, थोड़ी देर के बाद अच्छा ये जब सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हुए हैं तो अब पोलराइज स्टेट जो थी उसमें मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या था? मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट्स। जैसे ही सोडियम की मूवमेंट इनवर्ड होगी, मींस कि वो पॉजिटिव आयंस हैं वो सेल के अंदर आना शुरू होंगे, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, उसकी पॉजिटिविटी जब बढ़ना शुरू होगी तो वो -70 मिली वोल्ट से -60 मिली वोल्ट, फिर -30 मिली वोल्ट, इस तरह वो उसकी पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ने लगी है, मींस नेगेटिविटी कम हो रही है, और वो 0 तक पहुंचेगा। 0 से फिर आगे वो 10, 20, 30। अब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है +30 मिली वोल्ट्स, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 50 मिली वोल्ट्स। हमारी बुक में है +50 मिली वोल्ट्स, हम उसी को कंसिडर करेंगे। जब वो उधर पहुंच जाता है, +50 मिली वोल्ट्स तक पहुंच जाता है, तो पोटेशियम चैनल्स सोडियम चैनल्स फौरन से क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम बिगिंस टू लीव द सेल। अब देखें सोडियम पहले अंदर आ रहा था, सोडियम गेट्स बंद हो गए। अब जब सोडियम गेट्स बंद हो गए, सोडियम अंदर ही रह गए। पोटेशियम चैनल जैसे ही खुलेगा, पोटेशियम गेट्स जैसे ही ओपन होंगे, पोटेशियम तो पहले अंदर आते थे ना रेस्टिंग फॉर्म में, अब जब एक्टिव फॉर्म है तो पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। ये देखें पोटेशियम बिगिंस टू लीव द सेल, सोडियम चैनल्स बिकम रिफ्रैक्टरी, नो मोर सोडियम एंटर सेल। मींस कि जब वो बंद हो गया तो उसको हम कहते हैं कि वो, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, कि अब सोडियम और अंदर एंटर नहीं हो सकते। सोडियम चैनल्स बिकम रिफ्रैक्टरी, नो मोर सोडियम, यानी ये पीक यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं, सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, ये पीक यहाँ ऊपर जाके और फिर नीचे आ रही है। मींस कि उसने जब 50 मिली वोल्ट +50, यहाँ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 30 मिली वोल्ट जब उसने मेम्ब्रेन ने पोटेंशियल एक्वायर कर लिया, सोडियम गेट्स बंद हो गए, अब पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, सोडियम अंदर आ रहे हैं। अब देखें वो पॉजिटिविटी बढ़ गई थी, लेकिन अब पोटेशियम आयंस भी तो पॉजिटिव है ना, पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम आयंस के बाहर जाने की वजह से ये पीक नीचे आना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको गौर से देखें तो हम कहेंगे कि ये दोबारा से रीपोलराइजेशन की तरफ जा रहा है, मींस वापस नेगेटिविटी होना शुरू हो गई है। ठीक हो गया, और वो इस तरह से हो जाएगा। अब ये आप इसमें से भी देख सकते हैं कि वो जब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और सोडियम पोटेशियम पंप तो काम नहीं कर रहा, अभी तो सोडियम वो चैनल्स हैं, तो साथ ही आगे हमारे पास क्या उसका अगला ही फैक्टर क्या आ जाता है। मैंने आपको पूरा फिनोमेना उसमें बता दिया, हम वन बाय वन फैक्टर देखते हैं तो आपको समझ आती जाएगी। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या एडिक्वेट स्टिमुलस, a stimulus capable to bring an electrochemical change on neuron or to excite a given tissue। अभी आपको पहले बता दिया है कि जो भी स्टिमुलस इस काबिल होता है कि वो चेंज लेके आ सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज न्यूरॉन के ऊपर लेके आ सकता है या टिश्यू को एक्साइट कर सकता है, उसको हम थ्रेशोल्ड या एडिक्वेट स्टिमुलस कहते हैं। लेकिन अगर स्टिमुलस जो है वो इस काबिल नहीं है वो एक्साइट कर सके या कोई भी रिस्पॉन्स अराइज कर सके, तो उसको सब थ्रेशोल्ड या फिर इनएडिक्वेट स्टिमुलस कहते हैं। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, ये मैंने आपको पीछे सारा एक्सप्लेन कर दिया कि सोडियम आयंस कैसे अंदर आते हैं। -70 मिली वोल्ट से 50 मिली वोल्ट तक पोटेंशियल हो जाएगा मेम्ब्रेन का, और जब पोलैरिटी
जो है वो रिवर्सल होने लगेगा अक्रॉस टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन। रिवर्सल का मतलब है कि अंदर जो है वो पॉजिटिविटी आ जाएगी, बाहर नेगेटिविटी आ जाएगी, तो इसको हम डीपोलराइजेशन स्टेट बोलते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इनसाइड, इलेक्ट्रो नेगेटिव इनसाइड। लेकिन ये सारा जो है ये कितनी देर के लिए रहता है? ये जस्ट 1 मिली सेकेंड के लिए रहता है, जब तक सोडियम गेट्स क्लोज नहीं हो जाते। लेकिन ये याद रखें कि ये न्यूरॉन फाइबर का सिर्फ इतना सा जो पोर्शन है, ये सारी चेंजेस अभी सिर्फ इसके अंदर आ रही हैं। ये फेज जो हम पढ़ रहे हैं, इस सारे फेज को हम कहते हैं जेनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमने जब इसको स्टार्ट किया था तो हमारा टॉपिक क्या था? जेनरेशन एंड कंडक्शन। अभी कंडक्शन की बात नहीं हो रही, अभी जस्ट जेनरेशन के नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है। मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि वो फिर आगे कंडक्ट कैसे होगी। अगला फैक्टर है रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन फाइबर के सोडियम गेट्स जो हैं वो जैसे ही बंद होते हैं, देखिए सोडियम गेट्स ओपन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेटर, पोटेशियम गेट्स जो है वो भी ओपन हो गए। लेकिन अब सोडियम गेट्स तो बंद होने वाले हैं ना। सोडियम डिफ्यूज पोटेशियम डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल एज पोटेशियम इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इन आउटसाइड जो है वो अंदर इनर इंट्रासेलर फ्लूइड को लेस पॉजिटिव कर देगा, मोर नेगेटिव कर देगा, यानी रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी। ये मेम्ब्रेन अपनी ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ वापस जा रही है। फिर आ जाता है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन हम किस वक्त कहते हैं? हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है कि जब मेम्ब्रेन वापस रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ जा रही होती है तो -70 मिली वोल्ट से भी नीचे उसका चला जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी ओरिजिनल पोटेंशियल से भी नीचे पोटेंशियल चला जाता है। सोडियम परमिएबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सोडियम गेट्स बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं और सोडियम पोटेशियम पंप कॉन्टिन्यूसली वर्क करेगा। जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में समझाया था कि जब सोडियम गेट्स बंद हो जाते हैं, पोटेशियम खुले कुछ देर के लिए, लेकिन पोटेशियम भी बंद हो गए। अब बाहर पोटेशियम ज़्यादा है, अंदर सोडियम ज़्यादा है। हालांकि होना ये चाहिए नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल में कि बाहर सोडियम ज़्यादा होने चाहिए, अंदर पोटेशियम ज़्यादा होने चाहिए। उस चीज़ को मेनटेन कौन करेगा? उस चीज़ को मेनटेन करेगा या उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे लेके आएगा ये सोडियम पोटेशियम पंप। 3 पोटेशियम को बाहर से अटैच कराता है, नहीं 2, हाँ जी ठीक है, 3 पोटेशियम को बाहर से अटैच कराता है और 2 सोडियम को अंदर से अटैच कराता है, और फिर वो पूरा रोटेट हो जाता है। सोडियम बाहर चले जाते हैं, पोटेशियम अंदर आ जाते हैं। रीपोलराइजेशन इज शोन बाय द फॉलिंग फेज, यानी रीपोलराइजेशन जो है ये फॉलिंग फेज आ रही है, ठीक है। इससे शो हो रहा है ओरिजिनल की तरफ जा रहा है। देयर इज अ स्लाइट ओवरशूट इनटू अ मोर नेगेटिव पोटेंशियल देन द ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल, उसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये क्यों होता है? स्लाइट डिले इन क्लोजिंग ऑल द पोटेशियम गेट्स कंपेयर्ड विद द सोडियम गेट्स। क्योंकि देखें सोडियम गेट्स पहले बंद हो गए थे ना, पोटेशियम गेट्स अभी बंद नहीं हुए थे। पोटेशियम गेट्स बंद ना उसके बराबर बंद ना होने की वजह से पोटेशियम बाहर ज़्यादा चले गए, इसलिए जब अंदर की नेगेटिविटी जो है वो नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाती है। और फिर उसको वापस कौन लेके आता है उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे? जी हाँ, सोडियम पोटेशियम पंप। पोटेशियम आयंस कंटिन्यू टू रिटर्न टू द इनसाइड ऑफ एक्सॉन, देयर पॉजिटिव चार्जेस रीस्टोर द नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल। मीन्स कि जब वो पोटेशियम आयंस जो है वो एक्सॉन के अंदर आएंगे तो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल रीस्टोर हो जाएगा। ये इस डायग्राम में आप दोबारा से देख सकते हैं कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये माइक्रो इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसको मेम्ब्रेन से अटैच करके हम देख सकते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में -70 मिली वोल्ट्स है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर जब डीपोलराइजेशन होती है तो -70 से इंक्रीज होके 0 मिली वोल्ट्स, और फिर ये देखें यहाँ इधर दिखाया हुआ है 30 मिली वोल्ट्स या 40 मिली वोल्ट्स तक पहुंच जाएगा हाइपर पोलराइजेशन जब हो जाती है। और फिर जब वापस वो रेस्टिंग की तरफ जाएगा तो फिर वो सारी चीज़ें वापस वैसे ही हो जाएंगी। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? पीरियड ऑफ रिकवरी ऑफ नर्व फाइबर आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल in which it regains its original ionic distribution and polarity and prepare itself for next stimulation। यानी ये वो टाइम होता है, थोड़ा सा टाइम होता है थोड़ी देर के लिए, जिसमें ओरिजिनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेम्ब्रेन वो रिगेन करने की कोशिश कर रही होती है, वो वाली पोलैरिटी हासिल करने की कोशिश कर रही होती है, प्रिपेयर कर रही होती है नेक्स्ट स्टिमुलेशन के लिए। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड के उस पार्ट को जब नर्व फाइबर जो है वो किसी भी किस्म के स्टिमुलस से, चाहे वो कितनी भी स्ट्रेंथ का है, उससे रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। कुछ मिली सेकेंड्स का ये टाइम होता है।
इसमें हम क्या कहते हैं कि रीपोलराइज न्यूरॉन फाइबर जो है हैज सेम पोलैरिटी एज दैट ऑफ अ पोलराइज न्यूरॉन फाइबर, लेकिन उसकी आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी। आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होने का क्या मतलब है कि मोर पोटेशियम बाहर होंगे, मोर सोडियम अंदर होंगे। रीपोलराइज नर्व फाइबर कुछ फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाता है, जिसमें ओरिजिनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन रीस्टोर होती है सोडियम पोटेशियम पंप से, जो एक्चुअली एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम को आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन और पोटेशियम को इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इससे मेम्ब्रेन अपनी ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट्स पे चली जाती है और रिफ्रैक्टरी पीरियड 4 मिली सेकेंड्स का होता है, क्योंकि न्यूरॉन जो है 250 इम्पल्सेस पर सेकेंड कंडक्ट करता है। तो इतने से छोटे से टाइम के लिए 4 मिली सेकेंड्स के लिए जस्ट वो रेस्टिंग पे जाता है। ये ग्राफ है अभी जो पीछे आपको मैं दिखा रही थी, ये भी उसी तरह का ग्राफ है कि रेस्टिंग पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट्स, फिर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, पोलराइज स्टेट से स्टिमुलस उसको डीपोलराइजेशन करेगा, सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जब रीपोलराइजेशन होती है तो पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं और थोड़ी देर के लिए हाइपर पोलराइजेशन हो गई और अगेन न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेट में चला जाएगा। नर्व इम्पल्स की वेलोसिटीज, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो जो मैं कंडक्शन और फिर उसके बाद जनरेशन की बात कर रही थी, जनरेट हो गया। अब कंडक्शन कैसे होगा, वो जो डायग्राम बार बार आपको दिखाई है कि जब वो उस फर्स्ट पोर्शन को उसने एक्साइट कर दिया, न्यूरॉन के फर्स्ट पोर्शन को एक्साइट कर दिया, उसके बाद जब वो फर्स्ट पोर्शन रेस्टिंग पोटेंशियल पे चला जाएगा, रेस्टिंग फेज में एंटर होगा, तो उससे अगला उतना ही पोर्शन जो है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको कहते हैं आगे कंडक्ट होना। जनरेट हो गया उसके फर्स्ट पोर्शन में, अब आगे उतना ही पोर्शन जब वो आगे एक्साइट होगा तो उसको कहेंगे कि अब ये आगे कंडक्शन हो रही है। वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें जस्ट डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ये आपको बताया हुआ है कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर्स जो हैं उनमें क्या डिफरेंस आता है नर्व इम्पल्स की स्पीड के अंदर, वेलोसिटीज के अंदर। कि नर्व इम्पल्स की वेलोसिटीज एक्सॉन मेम्ब्रेन में और साइनेप्टिक लेफ्ट पे वेरी करती हैं। एक्सॉन मेम्ब्रेन मींस कि जब वो न्यूरॉन में एक्सॉन में से गुजर रही है, ठीक है, और जब साइनेप्टिक लेफ्ट मींस कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब उसने ट्रांसमिट होना है, वहाँ थोड़ा सा उनके अंदर वेरिएशन आती है नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी में। नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी नॉन माइलिनेटेड फाइबर में 1 to 3 मीटर्स पर सेकेंड होती है, जबकि जो माइलिनेटेड फाइबर है उसमें उसकी वेलोसिटी 120 मीटर्स पर सेकेंड होती है। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर में वो क्यों तेजी से ट्रैवल करता है, साल्टेटरी कंडक्शन की वजह से। साल्टेटरी कंडक्शन क्या होती है, साल्टेटरी कंडक्शन इज अप टू 50 टाइम्स फास्टर देन कंडक्शन थ्रू द फास्टेस्ट अनमाइलिनेटेड, क्योंकि उसमें उसको हर सिंगल स्पेस से ट्रैवल नहीं करना पड़ता जो माइलिनेटेड है, और वो जस्ट नोड टू नोड ट्रैवल करती है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो देखिए जस्ट नोड्स पे जनरेट होती है। सेल मेम्ब्रेन माइलिन शीट के नीचे जो है उसमें क्योंकि कोई भी सोडियम चैनल्स नहीं होते, इसलिए उसमें कोई एक्साइटेबिलिटी नहीं होती। आयनिक करंट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं जस्ट नोड्स ऑफ रनवेयर के ऊपर माइलिनेटेड एक्सॉन्स में। और सोडियम पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसमें भी कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होती। इस तरह से एनर्जी कॉस्ट जो है जो सोडियम पोटेशियम पंप में, यानी सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। तो जब माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर्स होंगे उनमें कुछ चंद पॉइंट हैं जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है, तो वो एनर्जी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। और माइलिनेटेड शीट जो है वो इंसुलेटिंग शीट के तौर पे काम करती है, इस तरह एनर्जी लॉस्ट भी नहीं होता। और माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर्स जो हैं उनको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इम्पल्स कंडक्ट करने के लिए। इसके अलावा वेलोसिटीज़ जो हैं वो न्यूरॉन फाइबर की डायमीटर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। न्यूरॉन फाइबर जो थिक न्यूरॉन फाइबर होगा वो फास्टर इम्पल्स कंडक्ट करेगा उन फाइबर्स के मुकाबले में जो कि थिन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पे। अब कंडक्टर वायर भी हो सकता है, न्यूरॉन फाइबर भी हो सकता है। न्यूरॉन फाइबर जितना थिक होता है उससे फाइबर के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है ना नर्व इम्पल्स को ट्रैवल कराते वक्त, वो उतनी ही कम हो जाती है, यानी उसको रेजिस्ट करने वाला कोई नहीं होता, इजीली वो फ्लो के साथ ट्रैवल कर सकती है इम्पल्स। साइनेप्टिक डिले किसको कहते हैं,
Time for a short journey across the synapse takes about a millisecond longer than electrical signal to travel the same distance. यानी across the synapse का मतलब है एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन में वो ट्रैवल करता है तो उसमें जो थोड़ा सा डिले आता है उस टाइम को बोलते हैं साइनेप्टिक डिले. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. रीकैप में क्या है कि नर्व इम्पल्स आपने डेफिनेशन देखी आज, उसके बाद हमने जनरेशन और ट्रांसमिशन की टू फॉर्म्स नर्व की देखी और उसमें नर्व इम्पल्स की टू फॉर्म्स देखी हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल. फिर आगे उनके फैक्टर्स देखे, रिफ्रैक्टरी पीरियड देखा कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, और लास्ट में नर्व इम्पल्स की वेलोसिटीज देखी हैं कि वो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में किस तरह से डिफरेंटली ट्रैवल करती हैं. असाइनमेंट आपकी ये है इस लेक्चर से रिलेटेड कि आपने टॉपिक जो भी पढ़ा है इसमें उसको याद कर लें. शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के 15-16 का FGHI पार्ट इस लेक्चर की मदद से आप कर सकते हैं और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आपका विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू टुमारो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.